मैं डॉक्टर कुमार स्वामी। आज बीएससी का जो टॉपिक है उसको आज ख़त्म करेंगे। वो जो बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक जो रमन इफेक्ट हम लास्ट एक अच्छा एनिमेटेड वीडियो देखे थे उसी को आज ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम लोग रमन इफेक्ट का व्याख्या जो है, क्लासिकल जो मेथड्स हैं, क्लासिकल जो थ्योरी है और साथ साथ जो क्वांटम थ्योरी है, इसमें हम करेंगे किस प्रकार से जो फ्रिक्वेंसी का जो कंपोनेंट है प्लस में और माइनस में मिलेगा, ये हम डिस्कशन करेंगे। और इसको आज हम लोग पेन और पेज पे ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट है तो डेरिवेशन पार्ट उसी से क्लियर करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हाई रिजोल्यूशन में ये वीडियो थोड़ा देखिएगा, जिससे कि आपको जो स्क्रिप्ट है जो लिखा हुआ है वो क्लियर दिखे। और जो भी डाउट होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रमन इफेक्ट की व्याख्या क्लासिकल मेथड के द्वारा और क्वांटम मेथड के द्वारा। आज हम रमन प्रभाव की जो व्याख्या है उसको चिरसम्मत यांत्रिकी तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो रमन प्रभाव का जो व्याख्या है हम लोग करेंगे चिरसम्मत सिद्धांत से। चिरसम्मत सिद्धांत अर्थात जो क्लासिकल जो सिद्धांत होते हैं, जो पुराने जो सिद्धांत होते हैं, पुराने मतलब ये है कि हम लोग जो है न्यूटन का जब कणिका सिद्धांत की बात करते हैं और जितने भी क्लासिकल जो थ्योरीज़ हैं उसमें हम लोग जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते थे और उसकी तरफ चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, बोर का मॉडल, ये सभी जो है चिरसम्मत यांत्रिकी में ही आते हैं। तो इसमें हम लोग जो है जब किसी परमाणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं तो इसमें जो कोई भी पदार्थ है उसमें जब हम लोग बात करते हैं कि हम इसको जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें जो धनात्मक जो आवेश होते हैं और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक डिस्टेंस के साथ ये जो है अलग अलग हो जाते हैं, जिनको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल या इसी को हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं। और ये द्विध्रुव जो है जो पोलराइजेशन है, ध्रुवणता, तो ध्रुवणता के गुण को दर्शाता है। तो पोलराइजेशन का गुण जो है यही जो डाइपोल से वो दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल है, इस मॉडल में हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो जो है इसका जो ध्रुवणता होती है P, वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है और विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस जो लेते हैं, यहाँ पर समानुपातिक जो नियतांक जो लेते हैं वो अल्फ़ा E होता है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन है, ध्रुवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच में रिलेशन है। और अल्फ़ा जो है वो अणु की ध्रुवणता है और ये जो है आपका P जो है वो प्रेरित ध्रुवणता बोल सकते हैं या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो ये होता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है E नॉट साइन ओमेगा T है और ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 2 पाई न्यू लेता हूँ तो यहाँ पर E नॉट साइन 2 पाई न्यू T मिलेगा हमको। तो इस वैल्यू को पुटअप करने के बाद P की जो वैल्यू होगी वो अल्फ़ा E0 साइन 2 पाई न्यू T हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक रिलेशंस हम लोग डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार। जो ये जो न्यू है ये एक फ्रिक्वेंसी है, एक आवृत्ति है। इस आवृत्ति के साथ जो है हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है इस आवृत्ति के साथ जो है दोलन करता है, मतलब जो ऑसिलेशन होता है इस फ्रिक्वेंसी में होता है, दोलन जो है इस फ्रिक्वेंसी में होता है। इसके अलावा अब यदि मान लेते हैं कि जो डायएटॉमिक जो अणु है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, द्विपरमाणविक अणु की बात करते हैं हम लोग, तो द्विपरमाणविक अणु में जो अल्फ़ा जो होगा
उसमें जो साम्यावस्था से जो विस्थापन होगा, उस विस्थापन को हम लोग एक फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस बीटा एक्स बाई ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो x है वो विस्थापन को दर्शाता है। ये किसके लिए है? द्विपरमाणविक अणु के लिए है। तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इस तरीके से वेरी करता है, और यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो a साइन 2 पाई, यहाँ पे न्यू नॉट ले रहा हूँ मैं, तो ये a साइन, और ये जो न्यू नॉट है यहाँ पर ये काल्पनिक आवृत्ति है, ऑसिलेटरी फ्रिक्वेंसी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा नॉट और प्लस बीटा, यहाँ पर साइन 2 पाई न्यू नॉट टी, इसकी वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूँ तो यहाँ पर एक जो है इसके नीचे के ए से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू मिलेगी अल्फ़ा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू नॉट टी जो है ये मिलेगा मुझे। और यहाँ पर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, जो हम लोग अभी इक्वेशन जो लिए थे, इस इक्वेशन के हिसाब से बदलेगा और उसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस आगे बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू होगी अल्फ़ा नॉट ई नॉट, इसका जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अल्फ़ा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू टी और साइन 2 पाई न्यू नॉट टी, ये मुझे मिलेगा। मतलब मैंने p की जो वैल्यू है अल्फ़ा जो e थी, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये पुटअप की, और यहाँ पर जो e की वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसको मैंने पुटअप किया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे ये मिला। और इसके बाद में अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करता हूँ तो 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी जो है कॉस का जो है उसका कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो उसकी वैल्यू जब पुटअप करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा नॉट ई नॉट 2 पाई न्यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे 2 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और बीटा बाहर है, ई नॉट भी बाहर है, यहाँ पर एक ई नॉट भी होगा, तो ई नॉट यहाँ पे बाहर होगा। और इसके बाद जो है कॉस, ये 2 पाई दोनों में कॉमन ले लूँगा मैं, और न्यू माइनस न्यू नॉट टी माइनस यहाँ पर कॉस 2 पाई न्यू प्लस न्यू नॉट टी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी। और ये वैल्यू ये बताती है कि जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू माइनस न्यू नॉट और न्यू प्लस न्यू नॉट, ये दो फ्रिक्वेंसी में बदलेगा, जो कि रमन इफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पर रमन इफेक्ट को हमने एक तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी है उसके हिसाब से हमने इसको प्रूफ किया, और उसमें हमने ये बताया कि जो किस प्रकार से जो p की जो वैल्यू है, द्विध्रुव आघूर्ण या जो पोलराइजेशन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, और इस प्रकार से जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास जनरेट हो रहा है, और डेल्टा न्यू की वैल्यू भी इसी के हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ। तो ये एक चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार हम ये पूरा डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम लोग क्वांटम थ्योरी की में बात करें, तो क्वांटम थ्योरी में अगर हम बात करें तो क्वांटम यांत्रिकी में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो क्वांटम सिद्धांत जो है, तो क्वांटम सिद्धांत में हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन की भी बात करते हैं। जब फोटोन इस सिद्धांत के अनुसार जब रमन प्रभाव की जो व्याख्या होती है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्रोत से जो विकिरण का उत्सर्जन फोटोन या क्वांटा के रूप में होता है, जिसकी ऊर्जा जो है h होती है, और ये h जब किसी पदार्थ पर आपतित होती है तो इसमें 3 कंडीशन होती है, 3 घटनाएं होती है। एक तो घटना, पहली घटना ये होगी कि जो फोटोन की जो ऊर्जा है, जो कॉलिजन होगा, जो संघट्ट होगा,
जो संघट्ट में जो कॉलिजन है, संघट्ट के दौरान जो है फोटॉन की जो ऊर्जा है एच न्यू, वो अपरिवर्तित है, ना तो कम होगी ना बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में जो विकिरण प्रकीर्णित होगा, स्कैटर्ड होगा, वो जो है वो रैले टाइप का विकिरण होगा। तो इसे ये रैले रेखा भी कहते हैं। और इसमें जो है इसमें तरंग दैर्घ्य जो है आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। मतलब फिर जो लैम्डा जो है वो इक्वल होगी। अगर मैं इंसिडेंट ले रहा हूँ और स्कैटर्ड ले रहा हूँ तो ये दोनों जो है इक्वल होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो फोटॉन है कॉलिजन में अपनी कुछ एनर्जी डेल्टा ई वो दे देगा और अपनी ऊर्जा कुछ कम करेगा। तो पॉसिबल ये है कि जो एच न्यू 1 जो है वो एच न्यू में से कुछ ऊर्जा कम हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊर्जा जो यहाँ पे ट्रांजिशन करके ऊपर गया था और उसके बाद ये जब नीचे आएगा तो ये जो एनर्जी है वो जो एच न्यू लेके गया था वो एच न्यू यहाँ से यहाँ तक आया और ये जो गैप है वो हमको यहाँ पे जो कमी मिल रही है वो डेल्टा ई है। तो उस कंडीशन में हमको जो स्टोक लाइन वाला जो कंसेप्ट है, स्टोक की जो रेखा है, उसका कंसेप्ट यहाँ से हमको मिलता है कि जो स्कैटर्ड जो रेडिएशन है, प्रकीर्णित किरण जो है जिसकी आवृत्ति न्यू1 है, वो विकिरण की आवृत्ति न्यू से हमको कम मिलती है। और कम मिलती है तो यहाँ पर स्टोक जो लाइन है, स्टोक रेखा या स्टोक्स लाइन यहाँ पर हमको मिलती है। तो ये क्वांटम के हिसाब से ये इसका डेफिनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि वो जो फ्रिक्वेंसी लेके ऊपर गया था जो एच न्यू है, और वो जब डी एक्साइट हुआ तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है डेल्टा ई, मतलब ये आपका एच न्यू 2 हो गया और यहाँ से जो मुझे न्यू 2 फ्रिक्वेंसी मिल रही है और इनिशियली वो जो न्यू फ्रिक्वेंसी लेके गया था, तो ये जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई है। इसका मतलब सिंपल मतलब ये है कि एच न्यू 2 जो है एच न्यू में कुछ एनर्जी जो है ऐड हो जा रही है और इस प्रकार की जो रेखा होगी वो प्रति स्टोक लाइन होगी और या फिर एंटी स्टोक लाइन होगी। तो एंटी स्टोक जो लाइंस होंगी, तो इस तरीके से हम लोग क्वांटम का जो थ्योरी है उसके हिसाब से भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चिरसम्मत जो यांत्रिकी थी उसके हिसाब से भी हम लोग रमन इफेक्ट को समझा सकते हैं और क्वांटम इफेक्ट से भी जो है रमन इफेक्ट को समझा सकते हैं। अब इसका रमन इफेक्ट का जैसे यूज़ की बात कर रहे थे ना, तो रमन स्पेक्ट्रम का तो बहुत सारे यूज़ हैं। पहला जो यूज़ है वो अणुओं की संरचना ज्ञात करने में। जो अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उसकी जो संरचना है वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे रमन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है इनके जो परमाणुओं के बीच जो बंध होता है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जो नाभिकीय दोलन होते हैं, न्यूक्लियर ऑसिलेशन जो है, और उसमें जो इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट किस तरीके से होगा, ये सब भी हम लोग इससे जान सकते हैं। किस प्रकार के बॉन्ड होंगे, ये सब जो है हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। इस कारण से ये जो रमन इफेक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, जैसे हमने अब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम लोग जो है हम लोग प्रिज्म और ग्रेटिंग का भी इसमें यूज़ करते हैं और इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी निकालते हैं और बहुत सारे मेथड से जो है इसमें और भी हम लोग इसको और यूज़फुल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो रमन इफेक्ट वाला जो चैप्टर था उसका ये लास्ट जो डेरिवेशन मैं बताना जो चाह रहा था वो थोड़ा सा इस तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पर क्लियर होगा और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी ये डेरिवेशन आप अच्छे से कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जो नया टॉपिक स्टार्ट करूं तब तक आप जो है इसको कवर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।